एनिमल से भी हम मेडिसिन बना रहे हैं, प्लांट से बना रहे हैं, केमिकल से बना रहे हैं, 300 प्रोसीजर का बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन सर संहिता में लगता है ट्रीटमेंट ये है, तो ये सब कुछ है। डायबिटीज है, डायबिटीज का परमानेंट क्योर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का परमानेंट क्योर है, बहुत चीज हमारे परमानेंट क्योर है, तो उसको भी अप्लाई कर रहे हैं एलोपैथ वाले, तो कोई हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं अपनी बाड़ी को भ्राम देता हूँ, शुक्रिया। थैंक यू जुनैद फॉर शेयरिंग योर व्यूज। हमारे साथ लगभग 100 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं अभी तक, अलग अलग जगह से, गुजरात से, बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, मैसूर से, हरियाणा से। तो स्पीकर हमारे डॉक्टर कपिला चौरसिया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आयुर्वेदा इज एलोपैथी के मामले में मेरे को मतलब जो भी पहले पार्टिसिपेंट्स ने बोला वो बात अच्छी लगी कि पूरी मानव जाति के लिए अपने को काम करना चाहिए, ना कि अपना फायदा देखना चाहिए। वो बात बहुत अच्छी थी। पर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी कि जैसा कि हम बताया गया था कि कोई भी विज्ञान, कोई भी जैसे कोई साइंस होती है तो वो पूरी नहीं होती। हम कहते हैं आयुर्वेदा और एलोपैथी अलग अलग है या अपनी अपनी साइंस है, पर ये एक्चुअली पूरा आयुर्वेद से ट्रीटमेंट हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, और पूरा एलोपैथी से ट्रीटमेंट हो ये भी कोई जरूरी बात नहीं है। कोई भी साइंस है वो अपने आप में पूरी नहीं होती। अपनी बात जो होती है वो कोई भी साइंस के लिए अपनी देश काल और उसकी सिचुएशंस पे डिपेंड किया जाता है, टाइम पे डिपेंड होती है। कोई भी साइंस जो अपन अप्लाई करते हैं वो टाइम पे है, उसके मतलब कोई भी जो देश होता है वहाँ की जो सिचुएशन होती है और उस टाइम मेनली क्या सिचुएशन है तो उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि आयुर्वेदा है, जैसे क्रॉनिक डिजीज में बताया सर ने कि वो बहुत ही अच्छा काम करती है, एक केस भी डिस्कस किया, तो वो भी अपना एक अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्रॉनिक डिजीज है तो आराम से हो सकता है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो किसी के ब्लड लॉस हो रहा है तो वहाँ पे आप आयुर्वेद को नहीं ले सकते, वहाँ पे आपको एलोपैथी को प्रिफर करना ही पड़ेगा। तो आपने जो ये डिसीजन लिया वो किसी साइंस या किसी को बुरा या भला कहने के लिए नहीं लिया, आपने सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया है। एक आपने किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया है कि आपको प्रीफर किसको करना है। तो कोई भी जो साइंस होता है वो अपने आप में पूरा होता है, पूरा नहीं होता है। आपको किसी का कोई हेल्प तो लेना ही है, चाहे वो एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो या आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो। दूसरा मतलब कोई भी जो मैं कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद मोस्ट ऑफ प्रिफरेबल है। मतलब हमारे जो मेन स्ट्रीम है उसमें आयुर्वेद होना चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा है। और जब भी हमारा कोई जैसे देश है भारत देश, तो इसमें कोई भी जैसे साइंस, जैसे आयुर्वेद को अगर अपन फॉलो करते हैं तो ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई से बहुत सारे इतने त्योहार वगैरह मनाते हैं। तो और बहुत सारे अपन कोई भी तीज है, त्योहार वगैरह, तो अपने रची बसी अपने ब्लड में है ये साइंस, तो अपन इजीली इसको फॉलो अप किया जा सकता है। और इसका जो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम का जो रूल है वो भी अपन आसानी से फॉलो किया जा सकता है। तो इसलिए मेन स्ट्रीम में इसको आयुर्वेद होना चाहिए मेरे हिसाब से। और एलोपैथी को अपन इमरजेंसी के टाइम पे आराम से यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसका भी अपना एक फायदा है, क्योंकि उसको यूज करने पे अपन आराम से बच सकते हैं, अपनी जान बचाई जा सकती है। तो एलोपैथी इज कोई अच्छा है, सर्जरी है उसमें एलोपैथी में, इमरजेंसी केयर आयुर्वेद से ठीक है, और इक्विपमेंट्स और थोड़ा अच्छा है उसका, तो उसको भी यूज किया जा सकता है। बट अगर जैसे आयुर्वेद का थोड़ा अच्छा किया जाए तो अपन और भी कोई बीमार ही ना पड़े, जैसा कि बताया कि पेशेंट्स ठीक हो, तो पेशेंट्स को ठीक होने के लिए बीमार होना जरूरी है। तो अगर आयुर्वेद कहता है कि अगर कोई बीमार ही ना हो तो हम ठीक करने के लिए कोई इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी किसी को। जैसे पहले बोला था कि बीमार को अपन सही कर रहे हैं, तो अगर कोई बीमार होगा ही नहीं, अगर आयुर्वेद को फॉलो किया, थोड़ा बहुत अपनी मतलब ट्रेडिशंस को फॉलो किया, तो अगर कोई बीमार होगा ही नहीं तो उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता इतनी नहीं है। और रही बात इमरजेंसी की, तो अपने एलोपैथी है और आयुर्वेदा भी क्रॉनिक डिजीज को ठीक करता ही है, तो उसमें भी दोनों का फायदा है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सोसाइटी को बेनिफिट है। Thank you, Dr. Kapila. Now I will like to call Dr. Nishant Giri. Dr. Nishant Giri, are you there? Okay, actually मैं आपको कुछ डॉक्टर निशांत गिरी, आर यू देयर? ओके, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा आपको बताना था। हमारे पास
हमारे पास अभी 100 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं और काफी लोग मैसेज कर रहे हैं और इस पे भी मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, टेलीग्राम भी कर रहे हैं। हम 100 से ऊपर हम लिमिट ले नहीं पा रहे हैं इस गूगल मीट में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पीकर से खास तौर से, कि इस मीट को लेफ्ट मत करिएगा, फिर आप ऐड होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और अपनी बात कम शब्दों में और समय के मुताबिक रखिएगा। थैंक यू। डॉक्टर निशांत, ओवर टू यू। सर अभी जो सर प्रीवियस जो मैडम गई हैं, इन्होंने बोला कि सर्जरी एलोपैथी में है और बहुत स्लो है ये भी। सर सर्जरी एलोपैथी में कब से आ गई सर? सर्जरी सर पता ही है कौन है इसका फादर ऑफ सर्जरी। और सर किसी भी बुक को, किसी भी वेद को, किसी भी संहिता को ट्रांसलेट कर देना, उसको अपना बना लेना, सर ये तो थोड़ा सा वो है ना। हमारी सुश्रुत संहिता को उठा के ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बना लिया, ये उनका एलोपैथी का हो गया। हमारी जो फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स जी हैं, उनको बोला जाता है, हम तो आयुर्वेद में चरक को बोलते हैं। सर हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, अभी बुक में पढ़ते हैं सर, सबको सर मॉडर्न से कोरिलेट करके पढ़ते हैं हम लोग। सर हम मॉडर्न से क्यों कोरिलेट करते हैं? जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी, बस हम उसको मॉडर्न नहीं कहना चाहिए, हमें उसको कहना चाहिए इंग्लिश में करते हैं। सर सारे साइंस और सारे सिम्टम्स सब तो सेम ही हैं, सिर्फ उसको हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। और वो सारी चीजें पेटेंट है सर, किसी भी चीज को उठा के पेटेंट करवा लेना पहले, वो कहलाता है मेन। और सर मेरे हिसाब से सर ये मॉडर्न तो कुछ खास मतलब है, बहुत अच्छी चीज है, बट मेरे हिसाब से उतना कुछ खास नहीं है। हर चीज हमारे वेदों में है, हर चीज हमारा जितने भी वेद है सर सब साइंटिफिक है। एटम था सर, बोलते हैं स्मॉलेस्ट, वो एटम करते हैं सर, वो कण था पहले, कणाद जी ने बोला था। सर विमान, सर वो जो जहाज बनाया था राइट ब्रदर्स ने, सर वो पुष्पक विमान रावण ने उड़ाया था सबसे पहले। सर मॉडर्न को क्या ही बोले सर। थैंक यू सर, ज्यादा नहीं बोलना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निशांत, आपने अपनी बात रखी और उम्मीद करते हैं सबको पसंद भी आई होगी। आगे हम बात करते हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर सोनल जुरानी यहाँ है भोपाल से। तो डॉक्टर सोनल, इट्स ओवर टू यू प्लीज। Hello, am I audible, sir? Yes, you are. Yes, you are. So good evening everyone, and जैसे कि सबने बताया, अभी बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे सुन के कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी ना होके आयुर्वेद प्लस एलोपैथी पे काम करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि उस इंटीग्रेशन तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं हमें इस वर्सेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि काफी पॉइंट्स हैं, काफी लूप होल्स हैं दोनों ही साइड। तो उन पर जब तक बात नहीं होगी तब तक आई थिंक आगे नहीं बढ़ सकते। सो टू बिगिन विथ, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, बस मेरे ओपिनियन है जो मैं रखना चाहती हूँ। सो इसीलिए बोल रही हूँ कि इमरजेंसी, नो डाउट मुझे भी ऐसे ही लगता है कि अगर कोई पेशेंट मर रहा है तो उस टाइम पे उसको योगा ना करा के हमें लाइफ सेविंग ड्रग्स देने चाहिए, जो कि एलोपैथी के पास हैं, हैंड्स डाउन टू दैट। बट पैरेलली अगर मैं बात करूँ कि लेट्स से, एक इमेजिन करिए आप एक सिचुएशन, एक पर्सन को बहुत मिर्ची लगी है और उसने अपनी उस इंटेंसिटी को कम करने के लिए और मिर्ची खा ली, तो आप कहेंगे ये कैसी बात हुई। तो आप अगर गौर करेंगे तो क्रॉनिक इलनेसेस में यही नहीं हो रहा है। अगर हम एलोपैथी के साइड जाते हैं तो हमारे पास लेटेस्ट एग्जांपल है, हम कोरोना ठीक करने गए थे, बट आप अग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं फंगस उसका इफेक्ट है। सो यहाँ पर एक लूप होल क्रिएट हो जाता है कि क्रॉनिक इलनेस में हम एलोपैथिक मेडिसिन को नहीं दे सकते चांसेस, और वहीं आयुर्वेद को इसलिए देना चाहिए क्योंकि पहली बात तो जो भी मेडिसिन होती हैं वो हर्ब्स एक्सट्रैक्ट से बनी होती हैं और हमारी बॉडी उसके साथ कोरिलेट कर सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद वही चीजों से बनी हुई है। सो 5 एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं आयुर्वेद में, उससे बनी है, इसीलिए वो बहुत अच्छे से सिंक कर सकती है क्रोनिक इलनेस में। एंड सेकेंडली, अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन एस्पेक्ट की फोकस करते हुए, तो प्रिवेंशन जैसे योगा है हमारे पास, पंचकर्मा है हमारे पास जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडी में कोई इलनेस क्रिएट ही ना हो, इस पे भी फोकस किया जाता है। बट वेरान अगर मैं बात करूं एलोपैथी में, तो मुझे लगता है सिर्फ सिम्टम्स को रिड्यूस करने की ही प्रोसेसेस हैं जो कि हम इससे कवर कर सकते हैं आयुर्वेद से, अगर हम उसके साथ इंटीग्रेट कर दें तो। एंड थर्ड पॉइंट है, मुझे लगता है डायग्नोसिस, जो हमारा बहुत, जैसे अगर पेशेंट एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो डायग्नोस के लिए वो टेस्ट करते हैं, एक टेस्ट में रिजल्ट नहीं आया, दूसरा टेस्ट, थर्ड टेस्ट,
and it goes on and on. But आयुर्वेद में है ये कि नाड़ी परीक्षा पर फोकस किया है। एक बार वैद्य ने नाड़ी को देखकर डायग्नोज कर लिया तो इम्बैलेंसेस को ठीक करके काफी चीजों को सॉर्ट कर सकता है। तो डायग्नोसिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आयुर्वेद में। सो इमरजेंसी ट्रीटमेंट, यस आई एग्री, वहाँ है, बट हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि आयुर्वेद की पावर क्या है एंड इंटीग्रेट करके वर्क करने की जरूरत कितनी ज्यादा है। लास्ट बट एक पॉइंट और कि हम क्विक फिक्सेस की बात करते हैं, एलोपैथी में क्विक फिक्सेस हैं, बट क्या हम ये भूल गए हैं कि उन क्विक फिक्सेस में होता ये है कि अगर हमने बहुत टाइम तक सेम मेडिसिन दी तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। सो माय फादर वो काफी टाइम से इंसुलिन डिपेंडेंट है, बट अब उनकी बॉडी में इंसुलिन एक्ट करना ही बंद कर दिया। व्हाई? बिकॉज बॉडी इज रेजिस्टेंट टू इट। सो ये एक लूप होल है, बट एट लास्ट मैं बस यही कहूंगी कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में वर्क करना एक आइडियल सिचुएशन है एंड आई थिंक टू सर्व ह्यूमैनिटी मच बेटर वेज वो दोनों को आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद एंड एलोपैथी को प्रमोट करना चाहिए। बट जब तक हम वहां तक पहुंचते नहीं है ये डिबेट आई थिंक चलती रहेगी और हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कुछ हर्ट हुआ हो मेरे साइड से तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, बट यस थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनल, आपने काफ़ी अच्छा कहा, अच्छे व्यू दिए। अब नेक्स्ट है हिमांशु पटुआ फ्रॉम लखनऊ। Yes, Dr. Pradeep, I am audible. कैसे डॉक्टर हिमांशु यू आर डॉक्टर पे बस 4 लाइन कहना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। वो 4 लाइन वो सबके लिए है, एलोपैथ स्टूडेंट्स के लिए है, एलोपैथ डॉक्टर्स के लिए है, आयुर्वेद स्टूडेंट्स के लिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए, सबके लिए। वो 4 लाइन की पहली लाइन है, जब तलब तुम साथी के हम इस्तिकबाल करेंगे, जब तलब तुम साथी के हम इस्तिकबाल करेंगे, गर हवा तुमने दी तो हम बौछार करेंगे, गर हवा तुमने दी तो हम बौछार करेंगे, आयुर्वेद को बदनाम करके सुनाते हो दास्तान तुम्हारा, आयुर्वेद को बदनाम करके सुनाते हो दास्तान तुम्हारा, आओ मिलजुल कर रोशन करें ये गुलशिता हमारा, आओ मिलजुल कर रोशन करें ये गुलशिता हमारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु, आपने बहुत अच्छी शायरी, इवन बहुत अच्छी अपने बात रखी अपनी अच्छी तरीके से, और आपकी शायरी वाकई में ही हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे सभी स्पीकर्स को पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहरुख बिहार से। तो डॉक्टर शाहरुख, आर यू देयर सर? जी सर, गुड इवनिंग सर। ओके, वेरी गुड इवनिंग सर। यस यस जी, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले, चाहे वो आयुर्वेद हो या फिर एलोपैथी हो या फिर यूनानी हो, सबसे पहले तो इन सभी का उद्देश्य एक ही है कि जो भी रोगी है उसके रोग को दूर किया जाए। तो उसके बाद ये है कि इसमें जो हम भी ट्रीटमेंट जो भी देते हैं, चाहे एलोपैथ वाले दें चाहे आयुर्वेद वाले दें, ट्रीटमेंट दोनों देते हैं, फिर एक को सम्मान मिलता है दूसरे को सम्मान नहीं मिलता। तो ये बात जो है उठी है, तो ये चीज है कि सम्मान सबको मिलना चाहिए। आज जैसे बहुत सारे लोगों को भ्रांति है, गलतफहमी है कि आयुर्वेद एक देसी दवा है, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे क्विक वर्क नहीं करता है। तो ऐसी सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो है आप सभी ने जो जनपद उद्वंस हमारे सामने से गुजरा है, अभी गुजर रहा है कोविड-19 के रूप में, तो आपने अभी देखा है कि बहुत ऐसे हमारे बिहार में बहुत ऐसे गांव हैं जहां एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है, जहां जो है शहर से कोई जुड़ाव नहीं है, वहां पे कोई एलोपैथिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं था। तो वहां के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद को फॉलो करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाया। जैसे बहुत सारे हमारे गांव में ऐसे लोग थे जिनको श्वास और कान संबंधी रोग था, गले में उनकी कड़वाहट थी, गला उनका भारी हो गया था, उस समय एलोपैथिक मेडिसिन की अवेलेबल नहीं था वहां पे। तो वो लोग सिंपल जो है स्टीम इनहेलेशन, जो जिसको हम सिंपल तौर पे भाप लेना कहते हैं, जैसे अजवाइन है, गर्म पानी है, हल्दी, ये सब डाल के वो भाप लिए। और आयुर्वेदिक जो मेडिसिन आता है जैसे लौंग आदि बटी हो गया या सीतोपलादी चूर्ण हो गया, इसको यूज करके उन्होंने अपनी जो भी समस्याएं थी उनको दूर किया। तो और दूसरी बात ये है कि इस कोविड काल में जब हम अपने घरों में बंद थे और इसमें ऐसे ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर जो जिनकी टोटल प्रैक्टिस जो है मॉडर्न की करते हैं, लेकिन उनको जब जरूरत पड़ी तो गुडुची हो गया, अश्वगंधा हो गया, इनके तरफ उनका नजरिया बदला और उन लोगों ने अपने दैनिक जीवन में जैसे गुडुची का चूर्ण हो गया या फिर अश्वगंधा हुआ, इसको लेना शुरू किया। तो ये सब चीज जो है
अपने यूज में लाना, चाहे वो एलोपैथ वाले हो या आयुर्वेद वाले हो। औषधि जो है वो बटी हुई नहीं है, बहुत सारी ऐसी लीवर टॉनिक आती है जो बिल्कुल आयुर्वेदिक फॉर्मेशन में बना है, फिर भी उसको एलोपैथ वाले यूज करते हैं। तो उद्देश्य तो यही है कि जो बीमार है उसकी बीमारी को दूर करें, चाहे वो एलोपैथिक माध्यम से हो सके चाहे वो आयुर्वेदिक माध्यम से हो सके। और बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनमें आयुर्वेदिक में भी क्विक फॉर्म में रिलीफ मिलता है। तो ये कहना कि आयुर्वेद में क्विक फॉर्म नहीं मिलता है, ये सरासर मेरे नजरिए से गलत है। दूसरी बात ये है कि मेरा एक एक्सपीरियंस है सर, मैं 6 साल से गैस्ट्रिक अल्सर से पीड़ित था और पिछले 6 साल से मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा था सर। मैंने अपना MRCP वगैरह या फिर जो भी टेस्ट हैं वो करवा रहा था, एलोपैथ से मैं दवा ले रहा था और हर 3 महीने में मैं एडमिट हो रहा था। लेकिन सर जब मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना शुरू किया 3 महीने पहले से, अभी तक मैं कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिया हूं और केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा हूं और मैं स्वस्थ हूं। तो ये सब जो है, हमें जरूरत है आयुर्वेद को एक्सपेंड करने की और लोगों तक सही समझ पहुंचाने की, कि अगर हम आयुर्वेद के ऊपर विश्वास करें और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले तो ये भी कारगर साबित है और हो भी रहा है। बस मैं यही आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और दूसरी बात एलोपैथी की भी है, तो जहां जरूरत है हम एलोपैथी यूज करते हैं। अब कोई पेशेंट है सर, अगर वो कोई पेशेंट है वो 2-3 दिन से सर ओरली कुछ भी नहीं ले पा रहा है, लगातार वो मीटिंग हो रहा है और उस दौरान हमें जरूरत है कि हम उसको एलोपैथिक मेडिसिन दें, उसको सलाइन वगैरह लगाएं, क्योंकि उसका जो है इलेक्ट्रोलाइट काफी कम हो चुका है, वो ओरली कुछ नहीं ले पा रहा है, तो उस दौरान हम उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बस सर यही कहना था। थैंक यू डॉक्टर शाहरुख, थैंक यू। डॉक्टर नेहा सिंह। Hello, good evening everyone. Good evening. My name is Neha Singh, BMS second year student. I am presenting my views regarding Ayurveda and allopathy. Ayurveda medicines are made from natural ingredients that cause no harm. It uses products derived from plants, herbs, spices, and oils. It also relies on the patient diet, exercise, and lifestyle, also known as a purification process for the patient. Ayurveda eliminates impurities, reduces symptoms, and increases immunity. But there are side effects of allopathy, and the cycle keeps on going. Second point, permanent cure. Ayurveda cures the disease permanently and removes all the bacteria from the body. But allopathy destroyed the germs but doesn't ensure that the disease will cured permanently. Third point, Ayurveda also works for chronic diseases like piles, rheumatoid arthritis, jaundice, and many more. Thank you, Dr. Neha, for sharing your views. Now I would like to invite Dr. Aryaman. Actually, very thank you for inviting me. बहुत सारे अच्छे डिस्कशंस हो रहे हैं, बहुत लोग अपना मत दे रहे हैं जो बहुत ही अच्छा है। देखिए सर, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। I'll be short and concise and loud and clear. मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सबसे। देखिए, सबसे पहली बात तो एक कहावत हमने सुनी है कि जो काम एक सुई कर सकती है वो काम एक तलवार नहीं कर सकती, एंड वाइस वर्सा। इस कहावत से आप सब लोग अवगत होंगे। कुछ ऐसा ही केस है जब हम आयुर्वेदा और एलोपैथी को लेके चल रहे हैं, तो दोनों जरूरी हैं। अभी एक अगर हम पर्सपेक्टिव रखें कि मैं कहता हूँ आप होल ओवर इंडिया, होल वर्ल्ड जितनी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हो रही हैं सबको हटा दीजिए। आयुर्वेद इज बैंड फ्रॉम नाउ, आयुर्वेद बंद। विल इट वर्क? इट विल नॉट वर्क। ऐसे काम नहीं करेगा। पेशेंट्स को कितना हार्म होगा उससे। ऑन द वाइस वर्सा आप एलोपैथी हटा दीजिए, फिर देखिए, फिर जब रोज सुबह आपको हेडेक होगा आप कहाँ से पैरासिटामोल लेंगे? नहीं ले सकते, बिकॉज एलोपैथी इज बैंड, वो भी काम नहीं करेगा। So it is a reality that they are both are working on the practical ground. They are both are working in coherence. एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने सुई और तलवार का भी एग्जांपल दिया। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था, मैं आप सबसे जूनियर हूँ यहाँ पे, मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था आज से 2 साल पहले, सबसे पहली चीज मुझे सिखाई गई थी स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अब बताइए इसका मतलब क्या है? सब जानते हैं इसका मतलब। इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि स्वस्थस्य आयुर्वेद रक्षण, आयुर्वेद की रक्षा करनी है, या फिर विकार हमें एलोपैथी से ठीक करना है, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, एलोपैथी मार रहा, ऐसा नहीं बताया गया। इसीलिए नहीं बताया गया क्योंकि हमारा कंसर्न इज पेशेंट।
पेशेंट की हेल्थ हमारा कंसर्न है, उसके अलावा हमारा कोई कंसर्न नहीं है। फ्रॉम एवरी वे पॉसिबल, अगर उसे हमें प्राणायाम करके भी ठीक कराना हो तो भी हम स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण हम कर रहे हैं, और कोई बीमार व्यक्ति हो उसे हमें किसी जड़ी बूटी को घर में बना के ठीक कराना हो या फिर उसको किसी एलोपैथिक मेडिसिन को देना हो तो भी हम उसके लिए हेल्प कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसा सिखाया ही नहीं गया लड़ाई करना, जैसा कि रॉबिन सर हमारे कह गए थे कि वर्सेस नहीं होना चाहिए। हम नकारात्मक फैलाने तो आए नहीं है, हम सिर्फ एक चर्चा करने आए कि कैसे ग्रो करें। अभी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं पिछले एक हफ्ते से बहुत खुश हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मेरा कई साल पुराना माइग्रेन ठीक हो गया। कैसे हुआ कि कभी भी किसी भी रीजन से शुरू हो जाता था। मैंने बहुत सर्च किया कि कोई मसल्स पास यहाँ से हो सकता है, सर्वाइकल में कोई दिक्कत हो सकती है। आई फाउंड नो प्रॉब्लम, इट वाज हैपनिंग ड्यू टू सम अदर रीजन। तो मैं क्या करता था, जब ज्यादा होता था तो आई वुड टेक अ पैरासीटामोल, उससे मुझे आराम पड़ जाता था, एंड देन आई वुड फोकस ऑन माई स्टडी। करेक्ट, सिचुएशन के हिसाब से वो चीज परत थी, बोलना ठीक था, मैंने किया। एलोपैथी मेरे लिए यहाँ पे अच्छा काम कर रही थी। अब यहाँ पे मैंने आग्रह से विकार प्रशमन चाह का अप्लाई किया कि मेरे पास ये मेडिसिन है, मैंने लिया, मैं ठीक हो गया, मेरा काम हो गया, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने पढ़ा घृत के गुण, तो मुझे पता चला अच्छा घृत का भी नस्य किया जा सकता है। उससे पहले मैंने अनुतेल का नस्य ट्राई किया था बट वो फायदा नहीं किया। घृत का नस्य जब मैंने करा, सर आई वाज शॉक्ड। आदित्य सर, निखिल सर, आपकी वीडियो दिख रहे हैं मुझे, तो आई एम सब्जेक्टिंग टू यू। आई वाज शॉक्ड कि इतने साल पुराना माइग्रेन, विद इन 1 वीक आई यूज द नस्य ओनली 5 टाइम्स, one after the other, मैं ठीक हो गया। That headache is gone permanently। तो अब क्या किया मैंने, उसका भी यूज किया, एलोपैथी का भी, इसका भी यूज किया। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। अब उस टाइम पे मुझे इंस्टेंट रिलीफ भी मिल गया। हाँ, अगर मुझे कोई आयुर्वेद की मेडिसिन पता होती जो इंस्टेंट रिलीफ देती है, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं देती, तो मैं उसे भी लेता, बट वो मेरी नॉलेज और जानकारी और ज्ञान से बाहर थी, ना ही वो मेरे से अवेलेबल थी घर में। तो मैंने दोनों का यूज किया। अब मैं आपको एक चीज़ बता पाता हूँ कि ये लड़ाई सारी क्यों हो रही है। ये सारी लड़ाई वर्सेस इंस्टाग्राम पे जहाँ देखो वर्सेस, फेसबुक पे वर्सेस, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा, ये क्यों हो रही है? देखिए, एक छोटी सी उपमान प्रमाण देना आपको चाहूंगा, छोटा सा उपमान, कि हम सबके घर में महिलाएं हैं। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जो कल्चर था, महिलाओं को दबा के रखा जाता, महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जाता था, जो इक्वालिटी नहीं थी, समझे? दोनों पल जो तराजू होता है, दोनों पलड़े उसके बराबर नहीं थे। लेकिन आज आप देखो, हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट, हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट, हर जगह लेडीज को पहले रखा जाता है, क्योंकि हमने उस चीज को इक्वल करा, इसलिए हमने उस पर एम्फेसिस करा। ऐसे ही किसी आदमी का दम घुट रहा है तो उसको एकदम से सांस आती है, वो जोर जोर से सांस लेते हैं, सबको पता चल जाता है इसका दम घुट रहा है, क्योंकि उसको पहले सांस नहीं आ रही। ऐसे ही हमारे समाज में मिसकंसेप्शंस थे कुछ। अब जो अवेयरनेस है, पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब जो ये अवेयरनेस आई है, सो वी आर प्रमोटिंग, एंडलेसली प्रमोटिंग आवर फील्ड, व्हिच इज गुड, जो हमें एंथुसियाज्म के साथ करना भी चाहिए। दैट इज हाउ वी आर रिस्पांसिबल। तभी तो इक्वालिटी आएगी, तभी तो वी विल डिजर्व व्हाट इज नीडेड। नस्य के बारे में जब वो स्टैंडर्ड बनेगा कि नस्य से हेडेक ठीक हो जाता है, तभी तो लोग पैरासीटामोल लेना बंद करेंगे। तो ये सब कुछ इस वजह से हुआ है। बट नाउ आई बिलीव इन द पास्ट, अभी जो 5-10 साल हैं उसमें हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे व्हेन वी विल नॉट नीड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आयुर्वेदा की जो फील्ड है, हम जो इतने सारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं और भी हमारे जैसे जितने युवा हैं, और मोदी जी के सपोर्ट के साथ आयुर्वेद अपने पैरों पे अपने आप स्टेबल हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर लोग एंडलेसली इसको फॉलो करेंगे। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, कंट्रोवर्सी कहाँ होती है? यहाँ पे मैं डाउन साइड एक एलोपैथ की बताने वाला हूँ, क्योंकि हम गलत जगह देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट द रॉन्ग थिंग, राइट? मछली की आंख पे हम देख ही नहीं रहे, हम कहीं और देख रहे हैं। हमें बताया गया कि जौ और गेहूं, फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ा है कि जौ वेट लॉस करता है क्योंकि वो रूक्ष होता है, और गेहूं वेट गेन कराता है क्योंकि वो स्निग्ध होता है। कृष व्यक्ति को गेहूं दिया जाना चाहिए। एम आई राइट निखिल सर, आदित्य सर? राइट। तो सर ऑडिबल है ना अच्छे से? हाँ, तो ये हमने पढ़ा है कि भाई मोटे व्यक्ति को हमें जौ का सेवन कराना, विच इज बार्ले कहते हैं उसे अंग्रेजी में, और हमें कृष व्यक्ति को गेहूं का सेवन कराना है। अब अगर आप गूगल पे जाएं और डालें बार्ले न्यूट्रिशन फैक्ट्स, उसी के बाद डालें व्हीट
न्यूट्रिशन फैक्ट्स, आपको वही 100 ग्राम गेहूं में 70 to 73 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे दोनों में। जो हमारी एलोपैथिक न्यूट्रिशन साइंस कहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम करो या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओ इस गोल के लिए, बट यहाँ तो दोनों द्रव्य अलग अलग काम कर रहे हैं। एक में सेम कार्बोहाइड्रेट्स है, वो वेट लॉस करा रहा है, दूसरा वेट गेन करा रहा है, बट न्यूट्रिशन साइंस इस बात को नहीं मानेगी क्योंकि उसके पिलर्स ही वही हैं। क्योंकि अभी हम वो वाली ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते कि जो हमारे पूर्वज करके गए थे। आज भी मिरेकुलस चीजें, छोटा सा एग्जांपल लो, बाढ़ आती है, कहीं भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, वो वाले मॉन्यूमेंट्स नहीं बहते जो उस टाइम पे बने थे। सो दे न्यू बेटर। मैं उनके पक्ष में नहीं, बट उनके रिजल्ट्स बोल रहे हैं। और रिजल्ट्स उनके कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें हैं। आप शास्त्र को पढ़ के देखो। एक चीज नोट करना, इसे भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो भी मैं बात में कह रहा हूँ एविडेंस के साथ कह रहा हूँ कि हीलिंग के लिए जो रिजुवनेशन होती है, हीलिंग होती है, उसके लिए कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस हैं जो बॉडी में होते हैं, तो वो हीलिंग होती है। जैसे सीआरपी टेस्ट में हम एक प्रोटीन को मेजर करते तो हमें पता चलता है कि ये दिख रहा है तो मतलब इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, राइट सर? ऐसे ही हीलिंग जब बॉडी में होती है, जब कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, हील होता है, तो एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम हम एक्स दे देते हैं। अब अश्वगंधा है, हमारे पूर्वजों ने लैब में टेस्ट नहीं किया कि ये ऐसे ऐसे इसमें ये कंपाउंड है, बट आज तो वो लैब में टेस्टेड है। उन्होंने उस टाइम पे कहा था हीलिंग होती है। आज आप उसे सर्च करो गूगल पे, उसमें वेदानोलाइट कंटेंट होता है और भी केमिकल्स होते हैं, कॉर्टिसोल को वो कम करता है। एग्जैक्ट यू विल फाइंड द सेम पैटर्न व्हिच इज यूज्ड इन हीलिंग, जो अश्वगंधा के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार आप तो केमिकल की बात कर रहे हो, एलोपैथी की बात कर रहे हो। देखिए, चिकित्सा इज नॉलेज, ज्ञान। किसके लिए? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। ज्ञान पे कॉपीराइट नहीं होता किसी का भी। मैंने आज एक चीज खोजी है तो वो एक ज्ञान है कि भाई ठीक है, सूरज उगता है और वो उस चीज को गर्म करता है, उसमें से आग निकलती है, उस पर कॉपीराइट नहीं है किसी का भी। हाँ, किसी बंदे ने ऑब्जर्व किया तो उसने बता दिया। तो ऐसे ही अश्वगंधा में वही चीजें आपको मिलेंगी जो हीलिंग करती हैं। हमारे पूर्वजों को कैसे पता? क्योंकि उनकी ब्रेन पावर बहुत इनहेंस थी, तभी तो शास्त्र लिखे गए हैं। 700 साल, 1000 साल, शायद मैं कम बोल रहा हूँ सर, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। आज आप यूज करके देखिए, नशे से मेरा माइग्रेन ठीक हो गया और मैंने पूरा रिसर्च करके उसको लिया था, बट इंटरनेट पे मैं कहीं ढूंढ नहीं सकता कि घी क्या करता है, बिकॉज उनका उस तरफ ध्यान नहीं गया। एक ये अभी डॉक्टर पूजा थी और डॉक्टर सोनल थी, वेरी रेस्पेक्टेबल, बहुत अच्छा उन्होंने बोला। उन्होंने यही कहा था कि अभी हमने ध्यान देना शुरू नहीं किया है, इस वजह से वी डू नॉट हैव एडिक्वेट इक्विपमेंट्स यहाँ पे जो है। हम जब ध्यान देना शुरू करेंगे तो वी विल फाइंड इक्विपमेंट्स। कोई भी नई पैथी बनती तो हमें उसके इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं जब हम वहाँ पे रिसर्च करते हैं, आधुनिक तौर पर उसको बताते हैं। आयुर्वेद में भी हमारी कोनिका मैडम बताती कि ये एक शास्त्र इनफ नहीं है। ये आयुर्वेद खुद कहता है कि आपको और भी शास्त्र पढ़ने चाहिए। आई एम श्योर मेरे कॉलेज के, प्रकाश कॉलेज के जितने भी भाई बंधु हैं वो सब समझ रहे होंगे इस बात। तो ये केवल एक शब्दों की लड़ाई है, राइट? एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, ये एक केवल शब्दों की लड़ाई हो गई। जैसे हिंदू और पाकिस्तान में शुरुआत से हुआ, अब शब्द बन गए हैं तो अलग अलग धर्म बन गए हैं, उसके ऊपर लोग बिजनेसमैन पैसा कमा रहे हैं। तो ये वाली चीज है। सेम विद भृंगराज। भृंगराज इज वेरी गुड फॉर हेयर हेल्थ। भृंगराज में आप देखो कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो केमिकल्स हेयर हेल्थ में काम करेंगे। I will request you to please wind up. I will request you to please wind up. Sure sir, मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम एंड मैं इसी चीज को कहना चाहता था। आई होप आई मेड सम सेंस। थैंक यू सर। Dr. Syed Wasif Hussain. Yes, sir. Am I audible? Yeah. Yeah. Can I speak in English if that's fine? Because most Yeah, of the fine. You can. Okay, yeah. First of all, good evening, everyone. I'm Syed Wasif Hussain from Deccan College of Medical Sciences, Telangana. Before I say anything else, I would like to thank Dr. Robin and Dr. Abhinesh for the enlightening discussion, and Dr. Nikhil and Dr. Raz for hosting this amazing session. So, first of all, as Indians of the modern era, we can all agree that both Ayurveda and allopathy have played a vital role in our country's health and well-being. That being said, I believe allopathy holds more importance and use today for various reasons. No offense to my brothers and sisters studying Ayurvedic science. So I'll just share a few examples to prove my point. In an emergency, allopathy is a lifesaver.
It provides immediate, targeted, and effective relief. The main word is targeted. Comparatively, Ayurvedic remedies take a longer duration. It's not slow, okay? Like, I get the point. I won't say Ayurveda is slow, okay? It's not fair to say that, but it does take comparatively longer, and that's a fact which we all agree on. It takes comparatively longer. Ayurveda does not use allopathic medication at all, whereas allopathy is open to use natural substances like quinine in treatment, cinnamon, after they have been thoroughly tested. तो यहाँ पे problem ये है कि allopathy, it does not deny using natural substances. It just requires thorough testing. Testing के बाद they use these substances in medicine, but they concentrate it. So next thing is, contrary to popular belief, both allopathic and Ayurvedic treatments can have side effects. Common Ayurvedic side effects include indigestion, rashes, diarrhea, infertility, and many more. It's all on the appropriate dosage and the diagnosis skill of the clinician. ये जब तक हम नहीं मानेंगे कि हर चीज जो भी एक्सेस में या फिर नॉट इन अ प्रॉपर क्वांटिटी साइड इफेक्ट्स रहते हैं, till then we can't move on between this. Even Ayurveda has side effects. तो जितनी स्ट्रॉन्ग दवाई है और जितना उसका इफेक्ट है, उसके जो भी एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स रहते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं. इट्स नेचुरल. तो अगर आप मानेंगे आयुर्वेदा में भी अगर आप कोई मेडिसिन दे रहे जिसको बहुत जरूरत है, समझिए कैल्शियम की, तो वो सब्सटेंस में कैल्शियम के साथ आयरन भी है. तो जब आप वो दवाई देंगे तो कैल्शियम आयरन दोनों बढ़ जाएंगे, और आयरन बढ़ने से भी बॉडी में काफी बीमारियां होती हैं. तो इसलिए एलोपैथी का ये बिलीफ है कि कैल्शियम को आइसोलेट करके उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, तो हर दवाई में ये नहीं कर सकते, स्पेशली इन इमरजेंसी सिचुएशन. तो इसलिए एलोपैथी में मोस्टली साइड इफेक्ट्स की बात की जाती है. बट आई हैव टू से इट इज वेरी अनकॉमन टू हैव साइड इफेक्ट्स इन एलोपैथी. अगर हर किसी को बस हेडेक के लिए दवा खा के साइड इफेक्ट हो जाता तो कोई भी नहीं लेता. इज इट फेयर और नॉट? सो one more thing is allopathy uses substances that have been isolated and concentrated. जैसे मैंने कहा, Ayurveda does not isolate the particular chemical that the body needs, and extra chemicals enter the body that are not needed at the moment. Chemicals are present in the body already. There's nothing wrong with supplementing the body with chemicals that will save us in the proper dosage. तो ये सोचना कि दवाई लैब से आ रही है तो अननेचुरल है, ये जब तक हम माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. कोई भी प्लांट, कोई भी चीज को आप जब तक पीस रहे, जो भी यूज कर रहे हैं, यू हैव टू क्रिएट इट. ठीक है, लैब में भी हवा में से दवाई नहीं आती. वी यूज केमिकल, वी एक्सट्रैक्ट केमिकल्स. डिफरेंस ये है कि एवरीथिंग इज वेरी मेजर्ड, कैलकुलेटेड, और जो केमिकल्स है उसके सब्स्टिट्यूट्स बनाते हैं. जैसा फॉर वन थिंग, देयर इज अ हार्मोन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, एड्रेनालिन, ठीक है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होता. You can't find adrenaline in nature. You'll find substances that increase adrenaline, but अगर आपको adrenaline increase होने से भी थोड़ी बीमारी होती है, तो for those people, lab में बस एक substitute create होता है that is not adrenaline. तो उसका adrenaline effect नहीं होता, but it makes your brain think that adrenaline है blood में. तो वो time पे blood glucose increase होता. So the main thing is कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि एड्रेनलिन डायरेक्ट ऐड करने से प्रॉब्लम हो सकती है. सो वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम थिंकिंग के लैब में जो भी प्रोड्यूस है अच्छी नहीं है. आजकल तो हर चीज प्रोसेस्ड है और हर चीज एक्सट्रैक्टेड है, प्रिजर्व्ड है. इसका मतलब नहीं है कि अच्छी नहीं है. समझिए, हम अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी झाड़ पे से निकाल रहे हैं तो हमें साफ करना पड़ता है, काटना पड़ता है. हम झाड़ पे से सीधा नहीं खा लेते ना. इट्स द सेम डिफरेंस. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ईटिंग डायरेक्टली आल्सो, बट यूजिंग सैनिटरी एंड कॉन्सेंट्रेटिंग डोजेज वैसे ही रहता. जैसा पकाते हुए भी आप वाटर को इवेपोरेट करते हैं फ्रॉम सब्सटेंसेस टू कॉन्सेंट्रेटेड, तो लैब में भी वही होता है, कुछ मैजिक नहीं होता लैब में. तो बहरहाल, I would like to conclude by saying that allopathic doctors can't prescribe Ayurvedic medicines because they need to learn more about it, and the same goes for Ayurvedic doctors. जब तक हम कोई फील्ड में completely study नहीं करते, जब तक हम वो दवाई नहीं दे सकते, even though it is effective, है ना. तो जो जिसमें माहिर है वो वही मेडिसिन दे. Both the streams of medicine and health play a role in saving lives, and none of them deserve to be discredited. Neither of them are perfect, but together they can not only save dying patients, but help them lead the healthiest lives possible.
तो जब तक हम इंटीग्रेट होकर, जब तक हम रियलाइज नहीं करें, जब तक एलोपैथिक डॉक्टर्स रियलाइज नहीं करें कि कहाँ तक उनका इफेक्टिवनेस बंद हो रहा, जहाँ पे आपको आयुर्वेदिक की जरूरत है, एंड जहाँ तक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स रियलाइज नहीं करें कि यहाँ पे आयुर्वेदा काम नहीं करे, ही नीड्स एलोपैथिक मेडिकेशन, जब तक वो अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन हम में एज डॉक्टर्स क्रिएट नहीं होंगी, तो टिल देन दिस डिबेट विल गो ऑन. पहले तो एक्सेप्ट करना है, फैक्ट्स लेना है. वी शुड नॉट गेट ऑफेंडेड. नथिंग इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब सीख रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं. So we just have to create that understanding. So thank you everyone. I hope no one took any offense to this. I didn't come here to pick any sides, just to have a healthy debate. Thank you. Thank you, so Dr. much. Sayyed. Thank you so much.